अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी दिनांक 10 जून 2023 चरक सूत्र अध्याय 7 प्रकृति विचार। शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदद्रष्टमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो मैं बात कर रहा था समुपित्तानिलकफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तला श्लेष्मलास्तथा। तो इसमें केचित् मानवाः गर्भादि समुपित्तानिलकफाः दृश्यन्ते इस प्रकार के अन्वय है। तो जन्म से ही या गर्भ से ही गर्भ स्थिति से ही कुछ लोग समुपित्तानिलकफ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये केवल आदर्श इस प्रकार के नहीं है, दिखाई देने वाले इस प्रकार के है। तो वास्तव में मौजूद है। वातला केचित् दृश्यन्ते, कुछ वातल दिखाई देते हैं। तो इसमें मुख्य गौण भाव इस प्रकार का है। ये समुपित्तानिल कफा ये मेजर ग्रुप है और उन्हीं के लिए स्वस्थ वृत्त बताया गया है। और पित्तल और श्लेष्मल उससे भी वातल से भी कम है और द्वंद्वज तो उसके भी कम, उससे भी कम है इस प्रकार से। अभी जिस प्रकार से ये प्रकृति परीक्षण किया जाता है, फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, उसके आधार पर पूरा समाज द्वंद्वज प्रकृति वाला इस प्रकार का है और ये गलत है। तो स्वस्थ वृत्त किनके लिए बताया? क्योंकि तेषाम अनातुरः पूर्वे वातलाद्यः सदातुरः। वातलादि जो है वो सदातुर है। अगर सभी समाज अस्वस्थ है, रोगी है, तो फिर स्वस्थ वृत्त किसके लिए बताया? तो इसका मतलब ये है कि स्वस्थ वृत्त एक अहम मुद्दा है, एक अहम प्रयोजन है आयुर्वेद का, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो हमारे समझ में ही गलती है और गलत तरीके से हम प्रकृति निर्धारण कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम पूरा इस समाज को स्वस्थ पकड़ के चले, क्योंकि अगर सभी रोगी है तो स्वस्थ वृत्त का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है।
और स्वस्थ वृत्ति में कहीं प्रकृति का निर्देश नहीं है कि ऐसी प्रकृति हो तो ये करे वगैरह इस प्रकार से। इसलिए पीटी आयनर के बारे में बताएंगे, ठीक है। ऐसा है, ये आईएनआर की वैल्यू 1.0 ये आदर्श है, उतनी होनी चाहिए। उससे अगर कम है तो विस्कोसिटी ज्यादा है, उसमें ही एस्पिरिन वगैरह का रोल हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा है आईएनआर तो विस्कोसिटी कम है ब्लड की तो उसमें तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा एस्पिरिन वगैरह इस प्रकार का। और फिर भी अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, एक से कम है, तो भी विस्कोसिटी क्यों ज्यादा है ये देखना जरूरी है। आम, कफ और मेद, ये 3 फैक्टर्स है कि जो विस्कोसिटी को बढ़ाने वाले इस प्रकार के हैं। तो कारणों को ढूंढो, लक्षण कुछ मिलते हैं क्या इस प्रकार से देखो, और फिर उन कारणों को दूर करो, उसकी चिकित्सा करो, तो आईएनआर नॉर्मल हो जाएगा। अब एक बार आईएनआर नॉर्मल हो गया तो फिर एस्पिरिन वगैरह दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एलोपैथी में वो ब्लड को पतला करता है, रक्त को, और हार्ट अटैक से रोकता है, इसके लिए ये प्रचलन में आ गया। वास्तव में सभी का मूल कारण चिंता यही है, हार्ट अटैक का। तो चिंता से कैसे बचे रहेंगे इसके बारे में जानकारी देना जरूरी इस प्रकार का है। और असहस्रोत दृष्टि, चिंतानाम चाची चिंतनात् इस प्रकार से हो गई हो तो उसको भली भांति दूर करना है। तो ये पीटीआईएनआर में सभी हृदरोगियों में करने के लिए कहता हूँ। और अगर एक से ज्यादा है या एक है तो फिर एस्पिरिन के बारे में सलाह देता हूँ कि वो पहले कम करे, डोज कम करे, धीरे धीरे बंद कर दे इस प्रकार से। तो आज जो प्रकृति निकाली जाती है वो सही नहीं है। दोषानुशयिता येषां देह प्रकृति रुच्यते, वातलादि जो है वो सदातुर है, दोषानुशयित इस प्रकार की है। लेकिन ये शुक्र शोणित संयोग से आरंभ इस प्रकार की प्रकृति होगी क्या, नहीं होगी, कि ये गलत बात इस प्रकार की रहेगी। शुक्र शोणित संयोग ये भवे दोष उत्कटा प्रकृति जायते, तेने ये सुश्रुताचार्य का जो वचन है उसके आधार पर इनके द्वारा प्रकृति विनिश्चय किया जाता है। ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है। और फिर जन्म से लेकर कोई व्यक्ति सदातुर इस प्रकार की हो, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। वातलाद्या सदातुरा, ये जो बात बताई गई है, ये वातलादि जन्म से सदातुर इस प्रकार के रहेंगे। और उसमें भी वात के जो रूक्ष, लघु, शीत, खर, विशद, दारुण वगैरह वगैरह जो गुण है, उनके अनुसार उनमें लक्षण दिखेंगे जन्म से लेकर। ऐसा तो नहीं दिखाई देता वास्तव में। और जैसे मैंने त्रिस्कंद कोश के बारे में कहा कि 4.5 लाख रिकॉर्ड्स त्रिस्कंद कोश की है, जिसमें वातलायन संवाद से वगैरह इस प्रकार से कुछ चंद रेफरेंसेस मिलते हैं वातल वगैरह के बारे में। तो 50 या 100 इतने ही अगर रेफरेंस वातल के बारे में अगर है तो उसको इतना महत्व क्यों देना है। एक अमेरिका में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने हेतु कुछ फैसिनेटिंग आइडिया चाहिए थी, जो लाड सर को इसके जरिए मिल गई। और वो काफी अच्छे ओरेटर है, अच्छे वक्ता है। अंग्रेजी पर काफी अच्छी कमांड है। तो उनका लेक्चर बहुत ही पॉपुलर हुआ और सभी टीवी चैनल्स ने उन्हें बुलाया और पूरे अमेरिका में उन्होंने ये बात फैला दी इस प्रकार से। तो अभी स्थिति ऐसी है कि जब हम विदेशों में जाते हैं, किसी मरीज को देखते हैं, तो तुरंत वो पूछ लेता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एमा है। और फिर आपने कुछ बताया तो बोलता है कि अरे पहले कोई दूसरा व्यक्ति आया था, उसने तो ये कहा था, आप ये कह रहे हैं, ये कैसी स्थिति है वगैरह वगैरह उस प्रकार। तो इसमें समझ में ही गलती है।
ज्यादातर सभी व्यक्ति जो है स्वस्थ है, समपित्तानिल कफ इस प्रकार के है। और अगर डेविएशन होगा भी कुछ हद तक वातल इस प्रकार के अगर होंगे तो इतना कम है डेविएशन कि उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं आती, ज्यादातर नहीं आती इस प्रकार। जो प्रैक्टिशनर्स है वो कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करते, प्रकृति की बात नहीं करते। वो बगैर प्रैक्टिशनर वालों ने ही ये सब मामला खड़ा किया है कि प्रकृति नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और आपने बड़ा अपराध किया है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर चरकाचार्य ने जो कालगर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति वगैरह ये बाकी और भी बातें बताई है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये बदलने वाले भाव है। ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं आ सकता। लेकिन सुश्रुताचार्य ने जो शुक्र शोणित से प्रकृति बताई है वो न बदलने वाली इस प्रकार की है। अगर बदल रही है तो मृत्यु सूचक है, वरिष्ठ लक्षण है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के बारे में जो गलत सहमियां इस प्रकार की है उनको दूर करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि एक सीएमई जो है सभी विषयों में होती है, इस प्रकार से किसी ने बताया था उस दिन। मालूम नहीं शारीरिक क्रिया विज्ञान में कभी होती है इस प्रकार से। तो इसमें ये जरूर मुद्दा उठाना चाहिए कि प्रकृति के बारे में सभी जो अध्यापक है उनके मन में जो गलत फहमियां है उनको पहले दूर करना पड़ेगा। तो छात्रों तक हम अच्छी तरीके से पहुंच पाएंगे। और ज्यादा तो लोग इसी बहस में आ जाते हैं कि हम दोष ही देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम आहार विहार से जनित दोषों के बारे में सोचते हैं। प्रकृति से संबद्ध इस प्रकार के दोषों के बारे में नहीं सोच रहे हैं इस प्रकार से। तो निश्चित है कि ये गलत फहमियों से एक है। और इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। मेरा सौभाग्य रहा कि कोलटकर सर के जाने के पूर्व केवल 4 दिन मेरी कोलटकर सर से इसकी बारे में चर्चा हुई थी, और ये तेप्शा मनातुरा पूर्व वातलाध्यास सदातुरा ये गमक होना चाहिए, निकष होना चाहिए प्रकृति के बारे में निर्धारण करने के लिए, ऐसा उन्होंने बताया था। और फिर उसके आधार पर आमतौर पर सभी जनता स्वस्थ है, सम प्रकृति है, यह निष्कर्ष सामने आता है। उसी को लेकर आगे बढ़ना उचित इस प्रकार का रहेगा। बहुत ही कम लोगों में इसका विचार करना पड़ेगा, प्रकृति का विचार करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थवृत्तिर्विधिरेता समसर्वरसं सात्यं समधात्व प्रशस्य। तो विपरीत गुण इस प्रकार का स्वस्थवृत्त विधि उनके लिए हितकारक है, जो वातल वगैरह जो है वो इस प्रकार से। इसलिए दोषों की अंशांश विकल्पना अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि शीत है, लघु है, रूक्ष है वगैरह किन गुणों से वात प्रकोपित शुक्र अशोणित संयोग के समय हुआ है इस प्रकार से। तो फिर उसके बारे में हम सोच सकेंगे। When baby is born with an anomaly, how can we say same सम प्रकृति? ये बीज बीज भागावयव दृष्टि इस प्रकार की स्थिति है, इसका प्रकृति से संबंध नहीं है। तो चरक शारीर में इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि बीज या बीज भागावयव अगर इस प्रकार से दुष्ट हो जाता है तो कंजेनाइटल विकृतियां जो है वो निर्माण होती है। दुष्टं देशं बलं कालम अनलम प्रकृतिम वयः। इसमें प्रकृति विचार शुक्र शोणित प्रकृति है या अन्य कालगर्भाशय प्रकृति, दोनों है वास्तव में। जैसे मैंने कहा शुक्र शोणित प्रकृति का जो विचार है वो पूरा समाज स्वस्थ ही है,
तो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। लेकिन कालगर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति वगैरह जो बातें चरकाचार्य ने कही है, उनके बारे में जरूर बहस होनी चाहिए, जिसके बारे में बहस होती ही नहीं। प्रकृति के बारे में बोलते हैं तो केवल शुक्र शोणित संयोग से ही उत्पन्न प्रकृति के बारे में बोलते रहते हैं, इनके बारे में कोई बोलता ही नहीं है। तो ये बड़ा अजीब है। और दूसरी चीज, चरकाचार्य कभी भी प्रकृति नहीं कह रहे, वात प्रकृति वगैरह वो संज्ञा ही गलत है उनके हिसाब से। तो प्रकृति यानी कि स्वास्थ्य, आरोग्य इस प्रकार का। और वातल ये विकृति है, पित्तल ये विकृति है, वात पित्तल विकृति है वगैरह वगैरह इस प्रकार से कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दुष्यंत देशम बलम कालम वगैरह जो भाव है, उसमें प्रकृति एक है, लेकिन ये प्रकृति हम शुक्र शोणित प्रकृति को छोड़कर, वो बहुत कम लोगों में मिलने वाली है। कालगर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति, इसके बारे में बहस की जाए। और फिर दातार गुरुजी ने जो कहने की कोशिश की है कि अम्ल धर्मी, क्षार धर्मी प्रकृति वगैरह, ये लोगों के वचन में आना चाहिए। ये तो कहीं कहीं कर्मिक पुस्तक में नहीं आया। केवल दातार गुरुजी के जो छात्र है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मला वाटतं तू घेऊन आली नाही, तसं नाही कळलं मला। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसको भी ध्यान में रखना है। और ये बदलने वाले भाव है। इस प्रकार की जो प्रकृति है वो बदल सकती है, और समस्थिति को लाने के लिए प्रयास करने हैं, और फिर उसको मेंटेन करना है। तो जैसे मैंने जेस्टेशनल डायबिटीज की बात कही थी, उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के विकृतियां निर्माण हो जाती है, तो उनको उसी तरीके से सोचना ठीक रहेगा। तो सम सर्वरसम सात्यम समधातो प्रशस्यते। सम का मतलब यहाँ इक्वल इस प्रकार का नहीं लेना है। जो रस जितनी मात्रा में उचित है उतनी मात्रा में उसको लेना, ये समधातु के लिए प्रशस्त है। क्योंकि मधुर प्रायम, षड्रसम मधुर प्रायम में बात बताई गई है, और बाकी रसों का ज्यादा सेवन नहीं होना है इस प्रकार से। लेकिन अगर वातल, पित्तल, श्लेष्मल इस प्रकार के पाए जाते हैं, विशिष्ट गुण से पाए जाते हैं, तो उनके लिए विपरीत गुण इस प्रकार का स्वस्थ वृत्त का आचरण होना चाहिए इस प्रकार से। ये बात हम कालगर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति के बारे में भी सोच सकते हैं। जैसे कि दातार गुरु ने कहा कि क्षारधर्मी प्रकृति है तो उसको अम्ल रस प्रिय है, तक्र उसको अवश्य भाता है और सूट भी करता है, कोई तकलीफ नहीं होती। वही अम्लधर्मी प्रकृति वाले व्यक्ति को तक्र तक्र इतना सूटेबल नहीं होता है, और पसंद भी नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखे ये ज्यादा अच्छा है। शुक्र शोणित संयोग समय में होने वाली प्रकृति, गर्भाशय गर्भावस्था उत्पन्न होने वाली प्रकृति, जन्म के पास, जन्म के बाद आहार आदि से होने वाली प्रक्रिया, जन्म के बाद आहार आदि से नहीं होते, मातु गर्भिणी वगैरह का आहार से ही होती है। ऐसे 3 स्तर में प्रकृति में का को मान सकते हैं क्या? मेरा तो वही मकसद है, 3 स्तर नहीं, 2 ही स्तर हो गए वास्तव में। एक शुक्र शोणित संयोग के काले अगर दोनों की सम प्रकृति है तो संभवतः गर्भ की प्रकृति भी सम प्रकृति ही रहेगी। लेकिन काल गर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति, ये दूसरा स्तर है। और उसके अनुसार उस व्यक्ति का जो निर्माण होना है वो होगा, गर्भ का निर्माण होना होगा। तो उनको देखे इन सभी को, और उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करे।
या उसको मेंटेन करने की कोशिश करे। जैसे एक क्षारधर्मी प्रकृति और अम्लधर्मी प्रकृति के बारे में दातार गुरु जी का सुझाव है, उसी प्रकार से उसमें करने की कोशिश करे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ऋतु अनुसार भी रस का विचार स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नित्यम सर्व रसाभ्यास मृत वृतो, वो तो है। तो सम, ये जो शब्द वहां पे बताया गया है वो समय यानी कि इक्वल क्वांटिटी इस प्रकार से नहीं लेना है, इसलिए मैंने बताया। तो जो जिस स्थिति में जो योग्य आहार होगा वही लेना चाहिए, उसी रस का लेना चाहिए। फिर विपरीत गुण इस प्रकार का इन वातल्य वगैरह में, और वो भी शुक्र शोणित प्रकृति नहीं, काल गर्भाशय प्रकृति, महातुराहार विहार प्रकृति वगैरह वगैरह, इन सभी प्रकृतियों की आवश्यकता गर्भ शरीर में होती है, ऐसा चरकाचार्य खुद बताते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये करे तो बेहतर ऑप्शन होगा। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे इसको पीजी छात्रों तक तो पहुंचाना चाहिए सभी विषयों के, क्योंकि वही आगे जाकर अध्यापक बनेंगे उनमें से कुछ लोग, और प्रैक्टिस में भी वही लोग रहेंगे इस प्रकार से। तो उनके समझ में अगर प्रकृति का कंसेप्ट आएगा तो उसमें से कुछ अध्यापक अगर शारीरिक क्रिया के अध्यापक बनेंगे तो शायद बात बनेगी और इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का दिख रहा है। और मेरे परिचय में एक भी शारीरिक क्रिया सिखाने वाली व्यक्ति आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले है, या प्रैक्टिस करने वाले, आयुर्वेद की भी छोड़ो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाली है, ऐसी भी स्थिति नहीं है। ये केवल और केवल अध्यापक है और उसी प्रकार से सिखाते आ रहे हैं बरसों बरसों तक इस प्रकार से। तो इसमें परिवर्तन लाना जरूरी है। तो ठीक है। इसके बारे में सजगता हो, मैं तो ये गुरुकुल में बताता रहता हूँ। जो छात्र होते हैं गुरुकुल के, वो प्रायः फर्स्ट ईयर के नहीं होते, फर्स्ट ईयर होने के बाद आते हैं। तो तब तक उन्होंने जो कुछ सीखा है उसके बारे में तो उनको पता चल जाता है कि ये कैसे गलत है इस प्रकार से। फिर आगे आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे, मूल ग्रंथों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये गलतफहमियां निकल जाएगी इस प्रकार से। द्वेधा सप्त शिरसि खानि स्वेद मुखानि च मलायताने बाध्यन्ते दृष्टैर्माला मात्राधिकैर्मलैः। तो नीचे दो और सप्तशिरसी, ये पुरुष के हिसाब से है। स्त्रियों के हिसाब से गर्भाशय भी एक योनि इसका अलग है। और शिर में 7 है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और एक मुंह इस प्रकार का। और स्वेद मुखानी च, खानी स्वेद मुखानी च, तो स्वेद वह स्रोतस के मुख इस प्रकार से। मलायनानी, तो ये सब मलायन इस प्रकार के है। तो दुष्ट ही मात्राधिक ही मल ही बाध्यन्ते, दुष्ट और मात्राधिक इस प्रकार के दोषों के द्वारा, मलों के द्वारा इनकी इनकी बाधा निर्माण होती है। अब दुष्ट ही और मात्राधिक ही, ये दो शब्द अलग अलग इस प्रकार के एक ही सूत्र में आए हैं। तो इसका एक अलग महत्व इस प्रकार का होगा। मात्राधिक को हम समझ सकते हैं कि वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है इस प्रकार से। और फिर क्षय स्थान वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गति, एक वृद्धि गति इस प्रकार की है जो प्राकृतिक नहीं है, उसके जरिए विकार निर्माण होते हैं। लेकिन दुष्टि ये जो संकल्पना है ये सापेक्ष संकल्पना है। दुष्टि कहेंगे तो दोष का संबंध होगा ही, दोष के बगैर दुष्टि नहीं हो सकती। अब ग्रंथों में कुछ कुछ संप्राप्तियों में इस प्रकार का उल्लेख आता है, निर्देश आता है।
जैसे कि पित्त प्रधान कुपितः पितुक्ते कोपनैर्मलाः तत्रानिलेन बलिना क्षिप्तं पित्तं हृदि स्थितं दमदीर्दश संप्राप्य व्याप्नवत् सकलांतनम श्लेष्मत्वग्रक्तमांसानि प्रदुष्य। तो जो पित्त है, पित्त प्रधान इस प्रकार के दोष है वो पूरे शरीर में जाते हैं और कफ को दूषित करते हैं। कफ श्लेष्मत्वक रक्त मांसानी, त्वक रक्त और मांस ये तो रेगुलर दूष्य है, लेकिन कफ को भी यहाँ पे दूष्य के स्थान पे बिठा दिया। तो पित्त प्रधान दोषों के लिए कफ ये दूष्य इस प्रकार का बन गया। तो इस प्रकार से दोषों से दुष्ट दोष एक अलग संकल्पना है, दोषों से दुष्ट धातु ये एक अलग संकल्पना है। जब हम दुष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो निस्संशय दोषों से दुष्टि हुई है, ऐसा ही है। और शायद वहां मात्राधिक नहीं होगा, केवल दुष्टि होगी। कोलटकर सर का एक कहना था कि हीन योग अति योग ये जो है ये भावों को कम ज्यादा करने वाले इस प्रकार से होंगे। किसी का अति योग हो जाए इस प्रकार से तो शायद वो बाहर निकल रहा है भाव इस प्रकार से, तो उसका क्षय हो जाएगा। संचित हो रहा है, हीन योग हो रहा है, तो उसकी बढ़ोतरी होगी। मलों के बारे में उनकी क्षय और वृद्धि जो है वो संग या बाहर निकलने से समझे इस प्रकार का बताया गया। तो संग है तो वृद्धि है, बाहर निकल रहे हैं तो उसका क्षय है इस प्रकार से। लेकिन दुष्टि ये मिथ्या योग से होती है। हीन योग अर्थी योग ये वृद्धि क्षय के कारण होते हैं, लेकिन दुष्टि जो है वो मिथ्या योग से होती है। तो उस भाव में ही परिवर्तन कुछ आता है जो प्राकृतिक इस प्रकार का नहीं रहता, वो दोषों के जरिए इस प्रकार का हो जाता है। सप्तशिरसी मच मुख नासा कर्ण नेत्र, इनको मलायन कैसे कह सकते हैं? सभी में मल निर्माण होते रहते हैं। नेत्र में मल होता है, वो नासा में उतर आता है। आंखों में मल इस प्रकार के निर्माण होते हैं, अश्रु के रूप में बाहर निकल आते हैं या अंदर चले जाते हैं। कर्ण में मल होते हैं, मुखों में भी ये कफ इस प्रकार का निर्माण होता रहता है। तो ये सब मल है इस प्रकार से, बहिर्मुख इस प्रकार के स्रोत है। और ये स्वेद एक दूसरा मल है, स्वेद का मल, मेद का मल। वो भी इस प्रकार से रोमकूपों से बाहर निकलता रहता है, इसलिए इन सभी को मलायन इस प्रकार का कहा गया है, मलों के मार्ग इस प्रकार से। अब बात यह है, दोषा दुष्टा रसेर धातुन दूषयन उभये मलान। तो रसई ही दुष्टा दोषा धातुन दूषयन्ति, धातुओं को दुष्ट करते हैं, और उभये मलान दूषयन्ति। तो दोनों मिलकर मलों को दूषित करते हैं। लेकिन इनका मुख्य काम अन्न उदक प्राण ग्रहण, विषय ग्रहण ये है। तो ठीक है ना, काम ये है, लेकिन ये मलायन है, मलक के आयन इस प्रकार के है, और इसलिए मुख्य काम है। ऐसा है, हमारे शरीर में अग्नि की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो भी कुछ शरीर में अंदर आता है उसके ऊपर अग्नि की क्रिया होना जरूरी है। अग्नि की क्रिया होगी तो दो प्रकार से उसका विभाजन होगा, एक दो भावों में विभाजन होगा, एक सार और दूसरा किट्ट। सार भाग का आगे फिर उसके ऊपर अग्नि की प्रक्रिया चलती रहेगी, धातु बनेंगे वगैरह इस प्रकार से उपधातु बनेंगे। और किट्ट जो भाग है वो मलों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मल बाहर निकलते रहते हैं इस प्रकार से। और इसलिए
कफ पित्तम मलाखेशु प्रस्वेदो मकरो मच्छ, ये सभी मल इस प्रकार के बताए गए हैं और वो बाहर निकलते हैं, ये हम देखते हैं इस प्रकार से। तो दुष्ट और मात्राधिक इस प्रकार के दोषों के द्वारा मलायनों का बाधन इस प्रकार का होता है। तो मैं बहस कर रहा था दुष्ट शब्द पर। तो दुष्टि एक अलग संकल्पना है। दोषों के जरिए धातुओं की दृष्टि होती है, दोषों के जरिए दूसरे दोष की भी दृष्टि हो सकती है। ये जो अभी पांडुरोग का मैंने उदाहरण दिया इस प्रकार से। और फिर ये दोनों दुष्ट दोष और दुष्ट धातु मलों को दूषित इस प्रकार से करते हैं, वाग्भट ने कहा है इस प्रकार से। तो मले में जो कफ आता है गले में, वह कहाँ से आता है? हमें जो दंत धावन वगैरह गंडूश ये सभी बातें करनी है, ततो नावन गंडूश धूम तांबूल भाग भवेत, ये इस प्रकार का मुंह में इकट्ठा होने वाला जो कफ है उसको निकालने के लिए ये सब दिनचर्या में बताते हैं। अब बात यह है कि इन प्रकार के पुरुष और मूत्र के मल के बारे में हम सोचते हैं क्योंकि आहार से डायरेक्ट सीधा उत्पन्न होता है। धातुओं में स्थित जो मल है उनके बारे में भी कुछ हद तक सोचते हैं। तो रसमल कफ और रक्तमल पित्त ये मल है, तो वो बाहर निकलने चाहिए इस प्रकार से। ये शायद जहां निकाले जा सकते हैं वहां पे आना ये आवश्यक है। वैसे पित्त जो है वो पचन प्रक्रिया में मिल जाता है और फिर पुरुषे पित्त रंजिते, ये बात कामला रुद्धपत कामला में जो बताई गई है वो महत्वपूर्ण है। तो रक्तमल पित्त जो निर्माण होता है सारकट्ट विभाजन के बाद, क्या किट्ट पर और प्रक्रिया होने या पाचन होके मल बनता है? ऐसी ही स्थिति है। पुरुष व स्रोतस मूत्र व स्रोतस तो बता दिया है, रस रक्तादि स्रोतस बता दिए हैं, उसमें सारकट्ट विभाजन होता रहेगा और किट्ट बनता रहेगा। उसके ऊपर उसका खुद का अग्नि काम करेगा और उसको मल में परिवर्तित कर देगा और वो उसको बाहर निकल जाना है। ये रसमल कफ जो बनता है वो कैसे बाहर निकलता है, ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है इस प्रकार से। क्योंकि त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणानल शब्दितम, ये जो पाचकाग्नि के बारे में कहा गया है, पाचक पित्त के बारे में कहा गया है, तो द्रवत्व छोड़ देता है पाचक पित्त और अपने अग्नि के जरिए अन्न का पाचन करता है। तो ये द्रव कहाँ गया? वो द्रव यकृत समन्तात कोष्ठं च तथांतराणि समाश्रिता कुंडुकस्थं विभजते मलम मलधारा कला। यकृत समन्तात कोष्ठ और आंत्र, इसमें जो मलधारा कला व्यापक इस प्रकार की है उसमें मिल जाता है द्रव पित्त इस प्रकार का। जो उसमें स्थित अग्नि है वो तो पचन कर लेगा, लेकिन उसमें जो द्रव पित्त है वो इस प्रकार के पुरुष धरा कला में चला जाता है और पुरुष पित्त रंजित है। पुरुष का रंजन करना ये पित्त का काम इस प्रकार का बताया गया है। रुद्धपत कामला में कप प्रस काय बरं, श्लेष्मणा रुद्ध मार्गंतम पित्तं कफ हरैर्ये। कफ से इस प्रकार का पित्त के मार्ग का अवरोध हो गया तो उस पित्त को कफहर द्रव्यों से जीतना है इस प्रकार से बताते। और फिर एक बार वो अवरोध दूर हो गया, पित्त अपने स्राव उसका होने लगा आंतों में इस प्रकार से,
तो फिर बहुपित्ता कामला का जो विधि है, पूर्व कामलिको विधि है, वो करना है। तो रुद्धपथ कामला और बहुपित्ता कामला में चिकित्सा में जो अंतर है, रुद्धपथ कामला में कफग्न चिकित्सा करनी है और वैसा ही प्रचलन है, त्रिकटु चूना वगैरह इस प्रकार के लोग देते हैं। तो उसके जरिए कफ का अवरोध दूर हो जाता है, पित्त बहने लगता है फिर से, और फिर पुरुष का रंजन हो जाता है। जो पहला श्वेतवर्चा तदा न रहा, ये रुद्धपथ कामला में लक्षण रहता है, वो निकल जाता है। और पीतवर्णी पुरुष होने लगता है। अब इसके जरिए तो रक्तमल पित्त के बारे में सोचते हैं, रसमल कफ के बारे में क्या होगा? सच एव च स्मृतक काय सच पापमोपदिश्यते, ये जो रस के बारे में बात बताई गई है। तो ये कफ इस प्रकार का मल स्वरूप निर्माण होता रहता है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलना चाहिए। इसलिए दिनचर्या में जो बातें बताई गई है, अंजनोत्क्लिष्टम नस्य ही कवलनावनेरितम धूमेन कवलोत्क्लिष्टम क्रमाद् वातकफोजय। पहले अंजन करना है, फिर नस्य करना है, फिर कवल करना है, फिर धूमपान करना है। तो एक से दूसरे दूसरा उत्कलेश, दूसरे से तीसरा उत्कलेश, इस प्रकार से होते रहेंगे और धूमपान से सभी उत्कलेश चला जाएगा, ये कफ निकल जाएगा इस प्रकार से। तो जत्रुध्वं कफवातोत्थ विकाराणाम अजन्मने उच्छेदाय च जातानाम पिबेद धूमम सदात्मवान, ये जो बात वहां पे बताई गई है। तो खास करके मुख के हिसाब से ये उसका शमन करने के लिए या बाहर निकाल देने के लिए, बाहर निकालने की प्रोसेस कवल या गंडूश में इस प्रकार की होगी, लेकिन जो शेष दोष रह जाएगा उसके लिए धूमपान ये महत्वपूर्ण रहेगा। हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा अभी जो मुख्य मुद्दा है वो दुष्टि और मात्राधिकमल, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मिथ्या योग जब हो जाता है तो होने वाली दुष्टि है। कोलटकर सर का कहना था कि कोई खट्टी चीज है, इमली है, आंवला है वगैरह इस प्रकार से, उसका अतिमात्रा सेवन करेंगे, उसका सेवन करेंगे तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन जो अन्न पर्यूषित हो गया है, खराब हो गया है और उसके जरिए इसमें अम्ल रस प्राप्त हो गया है, अम्ल जिसको इस प्रकार से कहते हैं, ये प्राकृतिक अम्ल रस तो नहीं है। अम्ल के कार्य होंगे, ये संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये अम्ल इमली के अम्ल से अलग है इस प्रकार से। तो इससे जो दोष दृष्टि होगी वो अलग होगी। और इसलिए कैंसर जैसे विकारों में सेल्स में परिवर्तन आने लगता है, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए ऑन्कोजीन्स निर्माण होते हैं। ये एक तरीके की दुष्टि है। अब दुष्टि है तो दोषों की इन्वॉल्वमेंट है ही, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन अतियोग और हीन योग से अलग है इस प्रकार। तो अतियोग का भी मिथ्या योग हो सकता है, एक अलग बात है इस प्रकार कि संगीत सुनते रहना बहुत इस प्रकार से, और फिर वो ऊंचे स्वर में वगैरह इस प्रकार से अगर है तो ये मिथ्या योग है। गोलटकर सर का कहना था कि व्यवहार के बारे में जो निबंध ऋतु के अनुसार बताए गए हैं कि सेवेत कामत कामम तृप्तो वाजिकुर्तैर्हि में। हेमंत और शिशिर ऋतुओं में वाजीकरण औषधों से तृप्त होकर अपने इच्छा के अनुसार काम सेवन करे। त्रिहाद वसंत शरदो हो, वसंत और शरद ऋतु में 3 दिन में एक बार पक्षाद वर्षा निदा गयो हो, और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में 15 दिन में एक बार, इस प्रकार का बताया गया। अब बात यह है कि जब ज्यादा मात्रा में सेवन होता है, कोलटकर सर के पास एक कपल था,
दोनों बीए में थे। उसमें पति को कैंसर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पत्नी को हर फरवरी में सिर्फ सर दर्द होता था। तो सर ने पूछा कि तुम्हारा जन्मदिन फरवरी में आता है क्या? तो बोली हाँ। तो सर ने कहा ठीक है, तुम जनवरी में मेरे पास आओ। और सर ने वंगवस्म दे दिया। सर दर्द बंद हो गया। उससे पहले सर ने उससे सवाल पूछा था कि तुम्हारा व्यवहार ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? होता था, पति जब था उस समय में। उसने सही आंसर दिया। वो बोली 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 6 बार तक तो हो जाता था। तो 6 बार ये सीमा रही, तो कम से कम 2-3 बार तो होता ही था हर रोज इस प्रकार का। वंग दवाई क्या दवाई? वंग बस में दिया था। तो सर का कहना था ये केवल अतियोग नहीं है। जिन समयों में व्यवहार नहीं करना चाहिए, खास करके दिन में वगैरह इस प्रकार से, रात्रि में तो बताया गया है। तो दिन में भी इस प्रकार से अगर व्यवहार होता है तो ये मिथ्या योग भी है, केवल अतियोग नहीं है। उसका दूसरा सवाल था कि व्यवहार तो दोनों का होता है। सिर्फ पति को कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई, और इसका सिर्फ सरदर्द चला रहा। तो सर ने और एक अजीब बात कही। उनका कहना था कि विवाह जब होता है तो दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। जो रेगुलर सेक्स इस प्रकार से शादी के बाद होता है उसमें प्रायः दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन पुरुषों की पुरुषों का सहयोग अवश्य होता ही है, क्योंकि शुक्र बाहर निकल जाता है। स्त्रियों की इन्वॉल्वमेंट कभी कभी नहीं होगी, इस प्रकार की बात हो सकती है। जबरदस्ती रेप में जबरदस्ती स्त्री को इन्वॉल्व किया जाता है, वो मन से इन्वॉल्व नहीं है उसमें इस प्रकार से। क्या हुआ? नेट कनेक्शन चालू है नहीं है? सर इसमें चालू है सर। नमस्कार। हाँ, तो फिर ये क्या हुआ? चरक का चल निकल गया है यहाँ से। अभी कितना समय रहा है? 15 ही है। ओके। रसमल कफ ये रसव स्रोतस में होने वाला सारकिट विभाजन की दृष्टि से मल कफ हो गया, लेकिन यह कफ प्रकृत कफ मिलकर प्रकृत कफ कार्य में
लग जाता होगा, या ऐसा तो नहीं लगता है। हम्म। क्योंकि आमाशय संभवती श्लेष्मा मधुर शीतलः, ये जो बात कही गई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कफ का निर्माण प्रथम अवस्था पाक में इस प्रकार का होता रहता है। और ये रसमल जो है वो रस धातु का जब निर्माण होता है उस समय में निर्माण होता होगा। ये मल होने के कारण बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो अगर निकल नहीं रहा है, तो वो बाहर जाने के लिए शायद यही जरूरी होगा कि वो मुखस्थान में इस प्रकार से आए और फिर उसको बाहर निकाला जाए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, जो मल है उनको बाहर ही निकलना है, उसमें आवश्यक है। अब जन्मदिन का जो क्या संबंध है, यह एक अच्छा सवाल है। तो कोलटकर सर का ऐसा कहना था कि जैसे औरतों में महीने का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी प्रकार का एक ईयरली साइकिल होता है, पूरे बरस का इस प्रकार से। और वो जन्मदिन से जुड़ा इस प्रकार का होता है। जो भी परिवर्तन मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगा, वो प्रायः जन्मदिन के महीने में आता है। समझो कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, वो कम हो जाएगा, या ब्लीडिंग नॉर्मल चल रहा है, वो अचानक जन्मदिन के महीने में बढ़ जाएगा वगैरह इस प्रकार से। और दूसरा उनका कहना था, ये तो और ही महत्वपूर्ण है, कि इसी प्रकार का साइकिल पुरुषों में भी होता है। ये तो कहीं पे बात बता ही नहीं गई है इस प्रकार से। उनके पास एक उन्माद का मरीज था, युवा था, 19-20 बरस का। और उनके माता पिता का एक ऑब्जर्वेशन था कि महीनों में 3-4 दिन में इसकी अवस्था बिगड़ जाती है। तो सर ने पूछा, आप कैसे समझते हैं? तो उन्होंने बोला कि वो बार बार आईने में देखता है, बालों को मनवाता है, ये कुछ सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करता है, तो समझ लेना है कि ये अब बिगड़ने वाला है इस प्रकार से। ये माता पिता का ऑब्जर्वेशन था। तो ये तो शुक्र से संबद्ध इस प्रकार का है। सर ने उसको भी वंग भस्म का ही प्रयोग किया था। और फिर उसके आधार पर सर का ये कहना था कि पुरुषों में भी इस प्रकार का एक साइकिल जैसे स्त्रियों में होता है, जिसमें कामुकता बढ़ती है। पशुओं में हम देखते हैं कि उनमें जब ये काम वासना उद्दीपित इस प्रकार की हो जाती है, चाहे गाय हो या बैल हो इस प्रकार से, तो वो अवस्था अलगता से दिखाई देती है। जो ऋतुकाल की अवस्था बताई गई है हमारे यहाँ स्त्रियों में बताई गई है, उसी प्रकार से पुरुषों में भी कुछ दिनों में ये बढ़ जाता है इस प्रकार से। ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और न केवल आयुर्वेद के छात्रों तक ये पहुंचाना है, एलोपैथी होम्योपैथी बाकी लोगों तक भी बात पहुंचानी है इस प्रकार से। नहीं, वही सवाल पूछा था कि कितना व्यवहार कितना होता है और कब कब होता है, ये भी पूछा था उन्होंने। और फिर उसके आधार पर ये मिथ्या योग की बात सामने आई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुक्र का भी साइकिल वैसे होता रहता है।
अब एक अहम मुद्दा निकलता है कि एवं मासेन रसः शुक्री भवति स्त्रीणांचा अर्थवम। हमने आज जो खाना खाया है उसका 1 महीने में शुक्र में परिवर्तन हो जाएगा और उसी प्रकार स्त्रियों में उसका आर्तव में बीज में स्त्री बीज में परिवर्तन हो जाएगा। खाना रोज ही खाते हैं तो रोज ही इस प्रकार का बनता रहेगा। फिर भी ऋतुमती अवस्था स्त्रियों में प्रवर्तन के बाद बताई गई है। ऋतुस्तु द्वादश निशा पूर्वास्तिसृश्च निदिताः एकादशी छ। तो पहले दिन से लेकर ऋतुकाल है, लेकिन पहले 3 निषिद्ध है। तो चतुर्थ दिन से ये ऋतुकाल का बारे में बताते हैं। स्त्रियों में स्पष्ट है। जब रजः प्रवृत्ति आती है तो ऋतुकाल के बारे में सोच सकते हैं। पुरुषों में क्या करेंगे? और फिर कैसे इनको समझेंगे? तो शायद हमें खुद का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, खास करके विवाह के पूर्व या विवाह के बाद। कि कामेच्छा बढ़ती है, कम हो जाती है, इस प्रकार से। इसमें बाकी भी फैक्टर्स है। अगर चिंता, भय, क्रोध वगैरह इस प्रकार के भाव है तो कामेच्छा कम हो जाती है, उसमें संदेह की बात है, बात है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है और फिर भी कामेच्छा कम हो गई है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, माहौल अच्छा इस प्रकार का नहीं है, फिर भी कामुकता बढ़ जाती है। तो एक अलग बात इस प्रकार की होती है। और ये अगर विशिष्ट दिनों में होता है, जैसे कि इस मरीज में था, तो उस समय में विवाह होने से गर्भधारणा होने की संभावना ज्यादा होगी। अभी ऋतुकाल में समागम करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि स्त्री बीज उसमें मैच्योरिटी लेवल पर आ जाता है। पुरुषों में भी वही अवस्था अगर आती है उसी समय में इस प्रकार से, तो गर्भधारणा होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की है। एक पालना नाम की संकल्पना सर बताते थे कि कुछ कपल्स में 2 बरस का 3 बरस का पालना इस प्रकार का होता है। तो उन कपल्स में 3 बरस के बाद ही गर्भधारणा होती रहती है। उसके बीच में गर्भधारणा नहीं होती है। यह ऑब्जर्वेशन है। कुछ व्यक्ति में 2 साल में होगा, 2.5 साल में होगा या उससे ज्यादा होगा इस प्रकार। तो ये शुक्र भी उस समय में पीक तक पहुंचेगा और ये भी पीक तक पहुंचेगा, इस प्रकार की बात रहेगी। तो फिर शुक्र वृद्धिकरण पया को कैसे समझे? ये मैं स्थिति बता रहा हूं, ये प्राकृतिक स्थिति है। शुक्रवर्धन योगों से वाजीकरण करने से ये बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इन सभी के अलावा अगर कामेच्छा बढ़ती है तो इसके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। टीनेजर्स बच्चे के कई बार आज मैं खुश हूँ, रीजन पता नहीं, ऐसा कहते हैं। क्या इससे इस विचार से जोड़ के देखेंगे क्या? मालूम नहीं, कोशिश करो देखने की इस प्रकार से। मेरा एक मेल पेशेंट एमआर चाइल्ड था। आफ्टर 20 इयर्स एज उसको हर मंथ में 1-2 दिन इजैकुलेशन होता था। देन उसकी माँ उसको कथा काथ चूर्ण देती थी। अब इस अवस्था में कामेच्छा को काबू में रखने के लिए तिक्त, कटु इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग शायद कर सकते हैं। वंगम भक्षयतो नरस्य न भवेत् स्वप्ने भी शुक्र क्षय, ये जो वंग भस्म के बारे में बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए वंग का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्कैडियन रिदम में अर्ली मॉर्निंग
सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होणे हे ये बताया है। तो फिर काल के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन आता है। ये दिन ऋतु के बारे में, दिन के बारे में है, रात्रि और दिन इस प्रकार से। उसी प्रकार की वह ये भी एक अवस्था है और उसके अनुसार इस प्रकार से कुछ कालजनित अवस्था इस प्रकार के, उसके अनुसार भी कुछ होता रहता है इस प्रकार से। और वात्स्यायन कामसूत्र में मदन कहाँ कहाँ पे रहता है ऐसा कुछ वर्णन है, ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है इस प्रकार से। तो उन अंगों को स्पर्श करने से मदन उद्दीपित हो जाता है, ऐसा कहना है स्त्री पुरुष के समागम के काल में। और वो तिथि वगैरह के अनुसार इस प्रकार का कुछ है। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं मूल रूप से, तब तक इसके बारे में मुश्किल इस प्रकार का होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से पुरुषों में भी एक साइकिल, खास करके शुक्र के बारे में होता है, जैसे स्त्रियों के बारे में होता है, एक अहम मुद्दा है। और हमने काफी कोशिश कोकण में की है। हमने एक बैल खरीदा था और गायें 2 ली थी। लेकिन बैल उतना बड़ा नहीं था या उसकी उम्र कम थी, तो शुरू से लेकर या आर्टिफिशियली इंजेक्शन देके ही गर्भधारणा करनी पड़ी, क्योंकि ये उनकी कामेच्छा बढ़ जाती तो ये काबू में नहीं रहते गाय इस प्रकार से। तो तुरंत उसी दिन उसको इंजेक्शन देना है। वे 12-18 घंटे तक ये रहता है, उस समय में उसको इंजेक्शन देना है, या उस समय में अगर समागम हो जाता है तो ठीक है इस प्रकार से। पशुओं भी पालना होती है जी, जैसे कि महेसाणी भैंस हर बरस भी आती है और बन्नी की भैंस 2 बरस के बाद ही बच्चा देती है, तो पारणा कहते हैं इस प्रकार से। तो इन बातों को भली भांति समझ ले। अब यहाँ हमारे यहाँ बैल बच्चा है और जो गाय है वो भी बच्ची है। एक उसमें से युवावस्था में पदार्पण कर गई, लेकिन ना ही पहला बैल या फिर ये नया बैल उसके लिए सक्षम रहे, तो फिर से इंजेक्शन डलवाना पड़ा। मैंने कहा ये तो बंद होना चाहिए इंजेक्शन डलवाना इस प्रकार से। तो नैसर्गिक पद्धति से समागम होकर गर्भधारणा होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों जब मैच कर जाएंगे कि वो भी बेताब हो गई है, गाय भी बेताब हो गई है और बैल भी उसी समय में बेताब इस प्रकार का हो गया है, दोनों का समागम हो जाए तो फिर गर्भधारणा होगी गाय की इस प्रकार से। तो इन बातों को थोड़ा गौर से सुनो, देखो इस प्रकार से। और फिर अभी हम निकले मल और दुष्ट इन शब्द से निकले, लेकिन दुष्टि एक अलग संकल्पना है और उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा। कामुकता से दूर रहते हुए भी कई युवाओं में स्वप्नवश होता है, ये कैसे होता है? तो ये पीछे चलता रहता है, उसको ध्यान में नहीं आता इस प्रकार का, लेकिन मन में इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं। और अभी की स्थिति ऐसी है कि सभी जो वातावरण है वो उत्तेजक है, कामुकता को उत्तेजन देने वाला इस प्रकार का है, तो इसमें बिगड़ जाना काफी आसान है। तो बच के रहना, तो पहले जो सिस्टम थी, औरतें घर पे थी और केवल पुरुष बाहर जाते थे और शादी जल्दी हो जाती थी। ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का अजीर्ण कारण हो सकता है जी।
हो सकता है लेकिन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में सोचें। तो ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। दुष्टि प्रदूषणं तु प्राकृत वर्णादि उपघाता वृद्धि द्रव्यता वृद्धि क्षय द्रव्यता क्षय। सही है। इसके बारे में आगे थोड़ी बहस करेंगे, अगले शनिवार को बहस करेंगे।